अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन ये सब कैसे इंटर रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा सेट आता है ना सबसे ज़्यादा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद आता है रिलेशंस एंड उसके बाद आता है फंक्शंस। तो बेसिकली ये सब इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन कैसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक पार्ट है रिलेशंस और उसका एक पार्ट है फंक्शंस। तो जैसे आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये बड़ा सा फील्ड हो गया, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद जो अंदर जो फील्ड है यहाँ पे, उसके अंदर जो है वो रिलेशंस हैं, और कुछ उनमें से चुने हुए रिलेशंस कुछ कंडीशंस मानते हैं तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होता है वो सबसेट होता है रिलेशंस का, जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, पबल और लॉबी, और बॉयज़ के ग्रुप में टबल और टॉबी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम दो अलग अलग सेट बना सकते हैं। ये आसानी के लिए, समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया, दो सेट यहाँ पे बना दिया, दो एलिमेंट अपने यहाँ पे दे दिए लेफ्ट में, दो एलिमेंट हमने दे दिया राइट में। तो बेसिकली कितने तरीकों के हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो इस तरफ 1 1 1 2 2 1 2 2, तो टोटल ऐसे 4 क्रॉस प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे देखेंगे तो इतने, देखिए टोटल 4 डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गए। उनमें से अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हमें ऐसा एक स्पेसिफिक कंडीशन मैंने दे दिया, वो कंडीशन दोस्तों कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी। तो इस एग्जाम्पल में मान लीजिए वो कंडीशन हमने दे दिया कि उनका जो नेमिंग है ऐसा होना चाहिए कि एंड राइमिंग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बबल टबल, या जैसे आप यहाँ पे देखिए टॉबी लॉबी। तो यहाँ पे जो एंड राइमिंग के अनुसार हमने यहाँ पे दो एलिमेंट, दो ग्रुप हमने अलग से निकाल दिया। तो वो जो दो ग्रुप हमने निकाला वो हमारे लिए फॉर द टाइमिंग बन गया रिलेशन, क्योंकि हमें जो कंडीशन इस क्रॉस प्रोडक्ट के चारों एलिमेंट में से दिया गया था उन कंडीशन को मानने वाले ये दो हैं। उस वजह से ये दोनों हमारे हो गए, इस कंडीशन के लिए रिलेशन बन गए। इसका मतलब अगर कंडीशन कुछ और होता तो रिलेशन कुछ और हो सकता था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हमें एक सेट मिला है ए, दैट इज 1 2 3 एंड बी है 3 4। तो जब आप यहाँ पे एरो डायग्राम करेंगे तो 1 से 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, आप इस तरह से 6 डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ए क्रॉस तो बी क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4, ये सब हमने अभी जैसे देखा था। अगर मान लीजिए एक रिलेशन का मैं कंडीशन लिख दिया कि ए कमा बी सच दैट ए प्लस 1 हैज टू इक्वल टू बी, हैज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना कि इनमें से कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं कि उनका जो पहला एलिमेंट है उसमें 1 ऐड करें तो सेकंड एलिमेंट आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ऐसे दो पेयर हैं, एक 2 3 हो गया, एक 3 4 हो गया। तो बेसिकली ये दो ही पेयर इस कंडीशन को मान्य करते हैं या उस रिलेशन में आएंगे आउट ऑफ ऑल क्रॉस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बहुत बार बच्चे पूछते हैं, वो है कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शंस। तो बेसिकली एक एक करके मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले रिलेशन देन फंक्शन, और आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, और एक छोटे से एग्जाम्पल के यूज से हम इसको बताएंगे कि उनका डिफरेंस हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले देखिए एक सिनेरियो है, एक छोटा सा कंपटीशन है। छोटे से कंपटीशन में पहले एक ट्रायल वर्जन है, उसके बाद मान लीजिए एक कंडीशनल, मतलब मान लीजिए फाइनल वर्जन है। तो ट्रायल में उनको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फाइनल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बेस पे आपको ये बताना पड़ेगा कि रिलेशन है कि नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1 ए को हिट किया, 2 ने बी को हिट किया और 3 ने सी को हिट किया। तो 1A 2B 3C क्या एक रिलेशन है? केस 1, हाँ बिल्कुल एक रिलेशन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये रिलेशन नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होता है, 1 ने ए को हिट किया एंड देन अगेन 1 ने बी को हिट किया, 2 ने बी को हिट किया, 3 ने सी को हिट किया।
तो हमारा ये एक रिलेशन बन गया। किसी भी तरह का क्रॉस प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, क्रॉस प्रोडक्ट है और वो जोड़ रहा है, माने वो रिलेशन है, रिलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, तो ये भी एक रिलेशन है। केस 3 में हम बढ़ते हैं आगे। केस 3 क्या बोलता है कि अच्छा 1 ने ए को हिट किया, ओके, 1 ने फिर बी को हिट किया, 2 ने बी को हिट किया, ओके, एंड 3 का मिस हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या होता है, 1A 1B 2B, क्या ये एक रिलेशन है? सोचिए, अब देखिए 3 तो है यहाँ पे, कुछ कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हुआ, इधर सी इधर कुछ कनेक्ट नहीं हुआ है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, तो बस जैसे आप मान लीजिए ट्रायल कर रहे हैं, तो इसमें उनको कोई कंडीशन नहीं है, किसी तरह से भी जुड़ा होना चाहिए, कोई एक भी जुड़ जाए तो रिलेशन है। समझ में आया? ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में क्या है, 1 का मिस हो गया, जबकि 2 ने हिट किया बी को, 2 ने हिट किया सी को, एंड 2 ने हिट किया ए को, 3 का भी मिस हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है हमारा, 2A 2B और 2C, क्या ये एक रिलेशन है? बिल्कुल सर, ये भी एक रिलेशन है। 1 और 3 नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो सिर्फ 2 होगा, जबकि रेंज होगा A B and C। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। अब हम यही सेम स्पेसिफिक चीज अब फंक्शन के साथ करेंगे, बट आपको क्या करना है, 2 कंडीशन याद रखना है। वो 2 कंडीशन क्या है कि सर देखिए, इनका जब फेयर हुआ फाइनल्स में, इनको क्या बोलेगा कि आपको सिर्फ एक ही एरो मिलेगा, पहला, एंड सेकेंड आपको मिला कि आपको पक्का किसी ना किसी को हिट करना है। तो सब ने, जो तीनों के तीनों को एक एक एरो मिलेगा, और उनको मल्टीपल एरोस नहीं मिलेंगे। मल्टीपल एरोस होने से ही फंक्शन का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल एरो एंड मस्ट हिट, ये 2 कंडीशन। क्या क्या कंडीशन? सिंगल एरो, मस्ट हिट। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन का केस नंबर 1, आपको बताना पड़ेगा ये फंक्शन है कि नहीं। ओके, 1 ने ए को हिट किया, 2 ने बी को हिट किया, 3 ने सी को हिट किया। ठीक है, तो क्या ये एक फंक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल ये एक फंक्शन है। देखिए, क्योंकि सब ने 1 2 और 3 सब ने सिर्फ सिंगल हिट लिया है, एंड उन्होंने एक जन को, सिर्फ एक जन को, मल्टीपल पर्सन को उन्होंने हिट नहीं किया, और सब ने ए सेट के जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने हिट किया है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। तो पहला कंडीशन क्या मानते हैं, सब ने एक हिट किया, सब ने हिट किया। ओके, सेकंड केस में हम आते हैं। सेकंड केस देखिए क्या होता है, 1 ने ए को हिट किया, 2 ने बी को हिट किया, 2 ने ए को हिट किया, 3 ने सी को हिट किया। तो क्या सर ये एक फंक्शन है? सोचिए इस बारे में। देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन कि क्या उन लोगों ने, सब ने हिट किया 1 2 3, हाँ जी बिल्कुल सब ने हिट किया है, पर क्या सब ने सिर्फ एक ही एरो शूट किया है? नहीं, 2 के केस में मल्टीपल एरो शूट हो गया, यानी ये एक फंक्शन नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में, फंक्शन का केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है, 1 ने ए को हिट किया, सी 3 का मिस हो गया, लेकिन 2 ने हिट किया बी को, तो इस हिसाब से 1A और 2B का हिट है, बट 3 का मिसिंग है। तो क्या ये एक फंक्शन है? देखिए सब ने हिट किया है क्या लेफ्ट में, 1 ने 2 ने, लेकिन 3 का मिस हो गया है, यानी 3 का कोई हिट नहीं हुआ, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या बोलता है, 1 ने बी, देन 2 ने बी, देन 3 ने भी बी को हिट किया। ओके, तो इसका मतलब सब ने एक ही पर्सन को हिट किया है, तो क्या ये एक फंक्शन है? सोचिए। हाँ जी बिल्कुल ये एक फंक्शन है, क्योंकि पहला कंडीशन फंक्शन का क्या था, 1 2 3 सबको खेलना है, सबको किसी ना किसी को हिट करना है, एंड देन सेकेंड सिंगल एरो शूट करना है। तो सबने शूट किया, सबने सिंगल एरो शूट किया, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में। देखिए, एक रिलेशन है जैसे एम्प्टी रिलेशन, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा एम्प्टी रिलेशन, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ये फिलहाल एक सेट के बारे में, आप यही रिलेशन दोनों सेट के बारे में भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ही सेट के बारे में बात करते हैं, या मान लीजिए आप दो सेट को ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2। ठीक है, तो ये हमारे एक सेट हो गया, सेट ए।
तो अगर मान लीजिए मेरी इच्छा, मैं कोई भी एक रिलेशन दे दूं, मैं रिलेशन देता हूं कि जो a कमा बी मैं यहां पे लूंगा, या a कमा ए मैं आपको लूंगा यहां पे, सच दैट a प्लस ए हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए a क्रॉस a जब मैं करूंगा a क्रॉस a, तो क्या क्या उसके एलिमेंट्स या आउटपुट आएंगे। एक तो 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। इनमें से ऐसा कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बेसिकली यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है ना, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को मानता है, क्योंकि मैंने यहां पे इस प्रकार का ही कंडीशन दिया। अब इसी को मानने वाले क्रॉस प्रोडक्ट हमें चाहिए थे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि ऐसा एक रिलेशनशिप जिसके तहत सारे के सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं। वैसे ही सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप चाहे एक एग्जांपल ले लीजिए 1,2, एक और सेट ले लीजिए, मान लीजिए 2,3। पहली वाले में मैंने एक ही सेट दिया था जैसे ए, अब हम दो सेट लेके कर रहे हैं, आप सेम सेट में भी कर सकते हैं। तो इसके जो आउटपुट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे? 1,2, 1,3, देन 2,2 एंड 2,3। यूनिवर्सल ऐसे होना चाहिए कि सारे के सारे रिलेशन इसमें मानने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ए रिलेशन बी। देखिए इसको नोटेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि ए रिलेशन बी, ए इज रिलेटेड टू बी। हाउ? सच दैट, मतलब जैसे ए कॉमा बी, इस तरह से आप ऑर्डर पेयर लिखिए जैसे कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ताकि उन दोनों का जो एडिशन है वो 10 से छोटा होता हो। अब देखिए आप इनमें से किसी को भी ऐड करें, ये सारे के सारे 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 4 6, 2 + 2 4, 2 + 3 5, तो यहाँ पे आप किसी को भी ऐड करें, सब 10 से नीचे ही आएंगे। तो ये सब के सब इसके रिलेशन को मानते हैं, यानी ये यूनिवर्सल रिलेशन है कि इस सेट प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स के आउटपुट या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो इस रिलेशन को मान्य करेंगे। ठीक है, आप लोगों तक ये बात पहुंच पाई? क्या हम आगे बढ़ें? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर एक्स और वाई दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक्स, आप देखिए कोई भी आप ले लीजिए, आर में आर एक सबसेट एक्स क्रॉस वाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर एक्स और वाई कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिलेशन आर रहेगा वो हमेशा एक्स क्रॉस वाई जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ही, उससे ही लिया जाएगा, उसके ही प्रोडक्ट होंगे जो आर में होंगे। हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हो, मतलब हो सकता है कि एक्स क्रॉस वाई में हो बट आर में नहीं आए क्योंकि वो उस स्पेसिफिक रिलेशन को नहीं मानते हो, बट उसका सबसेट होगा, उन्हीं में से ही लिया जा सकता है, या मैक्सिमम उतना हो सकता है। ये बढ़ के मैक्सिमम एक्स क्रॉस वाई तक, यानी सारे ऑर्डर पेयर को मान के लाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें, ये जो एक्स और वाई है ये कैपिटल में है, अगर हम यहाँ पे स्मॉल एक्स और वाई लिखते हैं, इसका मतलब ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये जो एक्स है ये एक्स का, वाई है वाई का एलिमेंट है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपको बोला गया कि एक्स कॉमा वाई, मतलब स्मॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, that means x and y related with r, with the condition x and y are related। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x r y, मतलब x and y are related under r, the condition r। अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है कि x, y does not belong to r, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x is not related to y, यानी वो दो ऑर्डर पेयर जो x और y हैं वो किसी भी तरह इससे रिलेटेड नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आया। अब देखिए x एक हमारा ऑर्डर पेयर में a = 1, 2, 3 एक सेट है a, b है a, b, c। तो आप बताइए क्रॉस प्रोडक्ट में इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? एक तो देखिए हो जा रहा है आपका 1, a, ठीक है, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b,
3C, ऐसे करके 9 एलिमेंट्स आपको A क्रॉस B में आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जब आपको निकालना होगा एक रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि सच दैट न्यूमेरिकल ऑर्डर इज सेम एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप इस तरह से रिलेशनशिप बनाएंगे आर कि जो न्यूमेरिकल ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ सेम होना चाहिए। मतलब जैसे 1 नंबर में पहले आता है तो A अल्फाबेट में पहले आता है, तो वो दोनों एक पेयर बनेंगे। तो ऐसे कितने हमारे पास पेयर अप हैं? तो एक तो जैसे आप जान सकते हैं 1, A, तो आप लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू A अंडर दिस कंडीशन, या आप लिख सकते हैं 2 रिलेटेड टू B, या 3 रिलेटेड टू C, क्योंकि यही सबके न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम है। लेकिन आप लिखेंगे 1 नॉट रिलेटेड टू B, क्योंकि इन दोनों का अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर सेम नहीं है। उस तरह से आप लिख सकते हैं 2 नॉट रिलेटेड टू C। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो गए हमारे 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो 6 के 6 हमारे ऑर्डर पेयर हैं वो इस कंडीशन के अंडर में नहीं आएंगे। ठीक है, अब तक ये बात पहुंच पाई? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन हम आज दूर करेंगे कि कैसे हम जानेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। बेसिकली देखिए बच्चों, डोमेन जो होता है ना, आप जब कनेक्ट करते हैं, जो भी वैल्यू से आप कनेक्ट करते हैं वो डोमेन होता है। मतलब जैसे यहाँ पे पहला सेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डोमेन है। ठीक है, यहीं से आप जाके कनेक्ट करेंगे सेकंड सेट में। सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का जब आप सेट बनाते हैं तो वो कोडोमेन कहलाता है। तो आप पूछ सकते हैं क्या सर, तो इसका मतलब ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन होंगे? नहीं, सिर्फ वही जो कनेक्टेड हो, सिर्फ वही। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सिर्फ वही। देखिए हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा था कुछ कुछ कनेक्ट करते थे, कुछ कुछ कनेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, सिर्फ वही जो कनेक्ट करते हैं और जो कनेक्ट ना करते हैं वो डोमेन में नहीं आएंगे। उसी तरह जब आप रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो होता है ना वो आउटपुट साइड में होता है और सिर्फ वही एलिमेंट जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम रेंज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3, 4 और 6 कनेक्ट किए, तो यहाँ पे हमारा रेंज होगा 3, 4 और 6 और डोमेन होगा 1 और 2। लेकिन कोडोमेन होता है पूरा का पूरा, चाहे वो कनेक्ट किए हों या ना किए हों। जो राइट साइड का सेट बी होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है, वो सिर्फ सपोर्टिव सेट होता है। अब हो सकता है कि कभी कभार रेंज और कोडोमेन भी सेम हो जाए, मतलब सब के सब एलिमेंट जब रिलेटेड हो जाएंगे तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, x इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड y इक्वल्स टू 2, 4, 6। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन पुट करता हूँ कि x, y या r implies x greater than y, x belongs to x, y belongs to y। ये देखिए x greater than y अपने आप में कंडीशन है, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखिए जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इसमें आप देखते हैं 4 एलिमेंट है, इसमें आप 3 एलिमेंट, तो टोटल आपके 12 क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसमें से कौन से नंबर्स हैं जहाँ पे जो पहला ऑर्डर पेयर, देखिए x माने पहला वाला और y माने सेकेंड वाला, जो पहला ऑर्डर पेयर है वो सेकेंड वाले से ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ आप लिखेंगे 1, 2, तो ये नहीं होगा क्योंकि 1 इज लेस देन 2, हमें चाहिए ग्रेटर देन, x हैज टू बी ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स चूज करेंगे जो इसके साथ कनेक्ट होते हुए लेफ्ट वाला बड़ा हो, राइट वाला छोटा हो। जैसे कि आप कनेक्ट करेंगे मान लीजिए 3, 2, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे कनेक्शन में या इस आउटपुट प्रोडक्ट में आएगा। तो ऐसे हम लिस्ट बना देंगे r का, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2, ठीक है, जैसे 3 2 से बड़ा है, 5 के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है, अच्छा 5 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है, 7 के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है, 7 के साथ 4, 7 के साथ 6, ये सारे के सारे इस रिलेशनशिप में फिट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब 3 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 4, 7 ग्रेटर देन 2, ये सब इसमें फिट हो जाता है। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वैल्यूज हमने लेफ्ट साइड पहले में हमने ले लिया है वो डोमेन होंगे, और जो आउटपुट यहाँ पे जैसे 2, 4 ये सब आया है, 6 ये सब हो जाएंगे हमारे रेंज। कोडोमेन क्या था 2, 4, 6, ठीक है। डोमेन में देखिए 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, वो डोमेन में
नहीं आएगा। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। x इक्वल्स टू 2,4,5, y इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ कि रिलेशन हम ऐसे लिखते हैं r इक्वल्स टू x, y सच दैट ओके x divides y where x belongs to x, y belongs to y। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट आप लेंगे वो y को डिवाइड करना चाहिए, यानी y में बेसिकली उसके मल्टीपल्स होने चाहिए। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 इस रिलेशन के अंडर किस किस के साथ कनेक्ट करेगा, यानी 2 किस किस को डिवाइड करता है। एक देखिए 2 अपने आप 2 को डिवाइड करेगा, 4 को करेगा, 6 को करेगा, 8 को करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 4 2 2 एक मिस हो गया, 2 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर 2 के साथ मिलेंगे। अच्छा, इसमें और भी आ सकता है क्या? हाँ जी सर, आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? तो जिसमें हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। एक और आ जाएगा हमारा 4 के साथ आ जाएगा 4, 4 के साथ 8। अच्छा, 6 के साथ या 5 के साथ कुछ आएगा क्या? नहीं सर, वो तो नहीं आएगा। तो हम टोटल फाइनल आंसर में क्या करेंगे, ये और ये सब का एक लिस्ट बनाएंगे। 2 4 2 2 2 6 2 8 4 4 4 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आर में। ठीक है, आपको ये समझ में आया? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। तो बेसिकली देखिए बच्चों, रिलेशन जो होता है ना, वो 4 कैटेगरी में, हम 4 टाइप में हम यहाँ पे डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला आइडेंटिटी रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन सेट एक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओके, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, मान लीजिए सेट एक्स है। सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो जब आप इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? एवरी एलिमेंट मतलब सबके सब ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए सब अपने साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे 1 1 और यहाँ पे देखिए एक तो ऑर्डर पेयर में 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। ये सब हम नहीं लिखेंगे रिलेशन में, क्योंकि रिलेटेड टू इटसेल्फ लिखा है, मतलब 1 सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट किया होना चाहिए, 2 जो है ना बच्चों वो 2 के साथ कनेक्ट किया होना चाहिए, और 3 जो है ना वो 3 के साथ कनेक्ट किया होना चाहिए। तभी जाके हमारा रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। 1 1 2 2 3 3। ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो अब हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। A relation R in set X is called a reflexive relation if every element of X is related to itself. ओके, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए सेट A में हमने लिया 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट, माने हर एक कोई 1 2 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब जैसे रिलेशन के अंदर 1 1 से रिलेट करना चाहिए, 2 से 2 रिलेट करना चाहिए, और 3 से 3 रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ना बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे पूछते हैं, सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोले कि आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा होता है, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही होता है, तो क्योंकि आइडेंटिटी में भी सेम एग्जाम्पल के सेम आउटपुट आया। अब देखिए आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आइडेंटिटी में आपने किया था, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस हुआ है, ओनली। ओनली इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसमें ओनली का पार्ट मिसिंग है। अच्छा, तो इससे क्या डिफरेंस होता है? इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप उसी सेट में, सेट ए में अगर आप बात कर रहे हो 1 2 3, तो आप जब रिफ्लेक्स आइडेंटिटी रिलेशन यहां पे करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन इस सेट आप करेंगे, तो आप इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 तो लिखेंगे ही। जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन में करेंगे तो उस रिलेशन में भी आपका क्या होगा? 1 1 2 2 एंड 3 3 होगा।
मैं मानता हूं यही दोनों सेम है, लेकिन जो ओनली का डिफरेंस है वो इसका मतलब यह है कि 1 सिर्फ 1 के साथ ही कनेक्ट करेगा, 2 सिर्फ 2 के साथ करेगा, 3 3 के साथ कनेक्ट करेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में 1 1 के साथ तो करेगा ही कनेक्शन, एवरी एंड ओनली नहीं लिखा है, 2 2 के साथ करेगा ही, एंड 3 का कनेक्शन भी 3 के साथ होगा। पर हो सकता है कि 1 और 2 के कनेक्शन को भी हम एक्सेप्ट करें, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट 1 2 एंड 3 आर रिलेटेड टू देमसेल्व्स, लाइक 1 is related to 1, 2 is to 3 with 3, but not only, they can be related to other element as well। 1, 2 हो सकता था, 2, 3 हो सकता था, 1, 3, लेकिन वो आइडेंटिटी में अलाउड नहीं है। दे आर रिलेटेड टू देमसेल्व्स एंड ओनली देमसेल्व्स, जबकि रिफ्लेक्सिव में दे आर ओनली रिलेटेड टू देमसेल्व्स बट नॉट लिमिटेड टू देमसेल्व्स। ठीक है, ये उनके बीच का डिफरेंस है। तो बेसिकली देखिए, अब अगर हम इनवर्स रिलेशन के बारे में बात करें तो इनवर्स कुछ नहीं, बस उसका उल्टा। जैसे आपका डोमेन होता था, वो डोमेन रेंज डोमेन ऐसे चेंज हो जाएगा। तो जिस रिलेशन में आप बोला करते थे कि r इक्वल्स टू, मान लीजिए आप बोलते थे 1, 2, 1, 3, 1, 4, इस तरह से मान लीजिए रिलेशन होता है। तो उसके इनवर्स में, r इनवर्स में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 2, 1, 2 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 1, 4 रिलेटेड टू 1, इस प्रकार से हो जाएगा। ये बस एक इनवर्स है, यानी इस, अब यहाँ पे जो डोमेन हुआ करता था, इसका देखिए डोमेन क्या है, 1 है। ठीक है, इसके रेंज क्या है, 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो अब इसके इनवर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 2, 3 एंड 4, जबकि रेंज रह जाएगा 1। बस इतना ही डिफरेंस है इनवर्स रिलेशन में इसके आगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया हो? ओके, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कोई भी दूसरा भी एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, इफ आर बी ए रिलेशन, अच्छा लेस देन, मतलब रिलेशन का जो नाम है, जो रिलेशन अपने आप में कंडीशन है, वो है लेस देन, फ्रॉम x इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 टू y इक्वल टू 4, 8 एंड 10। राइट डाउन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स करिस्पॉन्डिंग टू r, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ r। हमें क्या करना है, लेस देन साइन करना है, मतलब x लेस देन y ऐसा होना चाहिए। तो x लेस देन y जो मानने वाले हैं वो कौन कौन है, देखिए। एक तो यहाँ पे देखिए 2 से 4, 8, 10 सब कनेक्शन हो जाएगा, 4 से 8 और 10 हो जाएगा, 6 से 8 और 10 हो जाएगा, और 8 से सिर्फ 10 हो जाएगा, और 10 के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारा हो गया 2, 4, देन हमारा क्या हो सकता है 2 एंड 8, 2 एंड 10, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10, 6 के साथ 8, 6 के साथ 10, और 8 के साथ सिर्फ 10, क्योंकि यही सिर्फ लेस देन के कंडीशन को मानते हैं, तो ये इस रिलेशन को एक्सेप्टेबल होंगे। अगर हमें क्या बोला है कि यहाँ पे राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो हमने लिख लिया। फाइंड द इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये हो जाएगा 4, 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, 2, 10, 2, 8, 4, 10, 4, 8, 6, 10, 6 एंड 10, 8। इस अनुसार ये आर इनवर्स हो गया, इसका डोमेन रेंज भी उसी अनुसार चेंज हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे सामने आता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है ये सिमेट्रिक रिलेशन? देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन एक कंडीशनल रिलेशन है। कंडीशनल रिलेशन जैसे आपने पहले सुना होगा एक लॉजिक में कि इफ दिस हैपेंस देन दैट हैपेंस, ये जैसा एक लॉजिक है, यही सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि इफ इन अ सेट, जो एलिमेंट्स है ए और बी, दो सेट, सेट ए से बिलोंग करता है, जो सेट ए से बिलोंग करता है, और जो बी है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो ए कमा बी इंप्लाइज, मतलब अगर ये आर से बिलोंग करते हैं, इनका रिलेशन आर में एस्टैब्लिश होता है, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब कि अगर, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ऐसा हुआ
कि एक सेट में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि ए किसी भी तरह बी से उस कंडीशन के अंदर रिलेटेड है, इसका मतलब उसका उल्टा रेसिप्रोकल, मतलब उसका जो उल्टा बी भी ए के साथ रिलेट होने का जो पेयर है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि एक रिलेशन लिखा हुआ है, अगर कहीं पे 1,2 लिखा है, अगर लिखा है 1,2, मतलब आप ये श्योर हो जाओ कि 2,1 लिखा होना चाहिए। अगर 1,2 नहीं लिखा तो 2,1 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चेक भी नहीं करेंगे। लेकिन इफ दिस एग्जिस्ट, इफ ए रिलेशन बी एग्जिस्ट, देन बी रिलेशन इट मस्ट एग्जिस्ट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें आर और आर इनवर्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि 1,2 अगर है तो 2,1 वही होगा। अब जब आप आर इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1,2 को आप लिखेंगे 2,1 और 2,1 को लिखेंगे आप 1,2। ठीक है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आर जो है वहां पे लिखा है 132431, पूछा जाएगा क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब देखिए चेक करते हैं, 1,3 प्रेजेंट है माने क्या होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए। बिल्कुल अभी तक तो ठीक है। अब अगर 2,4 प्रेजेंट है तो 4,2 होना चाहिए, और 4,2 तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है 1,3 है, 2,2 है एंड 3,1 है, क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए 1,3 है तो उसका उल्टा 3,1 है। अब 2,2 का उल्टा तो 2,2 ही होगा ना, कोई डिफरेंस थोड़ी ना होगा। तो हाँ, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन भी देखिए कंडीशनल रिलेशन ही माना जाता है, ट्रांजिटिव। तो बेसिकली जैसे कि आप एसोसिएटिव लॉ वगैरह पढ़ते होंगे, वैसे ही थोड़ा बहुत लेट है समझने के लिए, ऐसा ही बस मैं बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली दैट। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि ए ने बोला कि भाई तू एक काम कर, ए ने बी को 10 रुपए देके बोले कि तू सी को दे देना। तो बी ने क्या किया, सी को 10 रुपए दे दिया, क्योंकि ए ने कन्वे किया देने के लिए। तो क्या हम बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, अल्टीमेटली ए ने सी को दिया 10 रुपए। तो उसी तरह से इफ, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ दिस हैपेंस, इफ ए इज एट ऑल रिलेटेड टू बी and B is related to C, then A must be related to C. A किसी भी तरह C से रिलेटेड होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए एक रिलेशन में फॉर एग्जाम्पल 1,3 लिखा है एंड 3,4 लिखा है, देखिए 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, माने 1,4 होना ही चाहिए। अगर ये होने से ही हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, अगर ये मिसिंग होगा ना तो हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक और मैं देता हूं आपको, 1,4 मैंने लिखा, ठीक है, फिर 1,2 लिखा, ठीक है, फिर 2,3 लिखा, क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए 1 4 है पर 4 किसी के साथ आगे कनेक्टेड नहीं है, तो ये यहाँ पे चेन ब्रेक हो गया। 1 2 है, 2 कनेक्टेड है 3 से, तो ये चेन चालू है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 2 से 2 3 से कनेक्टेड है, मतलब 1 3 से कनेक्शन एक होना चाहिए था, पर ये नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 3 जोड़ दिया तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फिर आप दूसरा चेक करेंगे, दूसरा तो कुछ ऐसे ब्रेकेज में है नहीं, क्योंकि ऐसे 2 से 3 में कंप्लीट हो रहा है, 3 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से 3 में कंप्लीट हो रहा है, वहां से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कोई इशू नहीं। इसका मतलब ये दोनों होने चाहिए थर्ड वाला चेक करने के लिए। सिर्फ पहला वाला होगा तो आप थर्ड वाला थोड़ी ना चेक करेंगे, आप पहला चेक करेंगे अगर है, फिर यहाँ से खत्म होके जैसे वही से बी में कंप्लीट हुआ तो बी से शुरू होके सी में जा रहा है, ये दोनों कहीं पे है तो आप तीसरा वाला चेक कीजिएगा कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर विच इज वन सेट एट टाइम, जो भी हमने अभी पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों जब होता है ना तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो अगर मैं इसका नेमिंग कर दिया L1, तो जैसे आप बोलते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1, क्योंकि हर लाइन अपने साथ पैरेलल होता है,
ओके इसका मतलब क्या, वो रिफ्लेक्सिव है? हाँ वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट खुद के साथ उस रिलेशन में कनेक्ट होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम क्या दिया है, पैरेलल, कि पैरेलल होना एक रिलेशनशिप है। तो क्या L1 खुद अपने साथ पैरेलल है? हाँ पैरेलल है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सिमेट्रिक मतलब कि इफ a, b इज प्रेजेंट इंप्लाइज b, a हैज टू बी प्रेजेंट। मतलब अगर मैंने कहीं बोल दिया कि L1 पैरेलल टू L2, अगर ऐसा सही है, सच है, तो फिर L2 पैरेलल टू L1 इस भी सच होना चाहिए। तो हम देखिए वैसे अगर कोई भी लाइन अपने साथ, अब कोई भी लाइन एक दूसरे लाइन के साथ पैरेलल है, तो अल्टीमेटली L2 भी L1 के साथ पैरेलल हो गया, यानी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है। तो ट्रांजिटिव देखिए 3 में हम काउंट करेंगे, 3 में तो एक हो गया L1, एक हो गया L2, एक हो गया L3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L1, L2, L3 में पहले आपको ये पता चलना चाहिए L1 पैरेलल टू L2, उसके अलावा आपको पता चलना चाहिए कि L2 पैरेलल टू L3 ऐसा क्वेश्चन में है, या हम एज्यूम कर लेंगे अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर ये दोनों करेक्ट हुआ तो L1 विल बी ऑल्सो पैरेलल टू L3? अगर ये है तो ये ट्रांजिटिव है। तो यही क्वेश्चन को हम आगे डिटेल में अभी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेके करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी में फॉर एवरी एलिमेंट L वी हैव, देखिए L हमने अभी जैसे नेमिंग किया है L, या L1, L2, L3 जैसे हमने किया है, तो हम क्या करते हैं L1 पैरेलल टू L1। क्यों? क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो हम लिख देंगे L, L बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L बिलोंग्स टू L। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव, ये लिखने का तरीका है। पहले मैंने आपको समझाया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका क्या है। अच्छा तो अब हम करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम ये एज्यूम करेंगे कि इफ L1, L2 इफ इट इज प्रेजेंट इन R, इफ देन व्हाट मस्ट बी प्रेजेंट, L2, L1। चलिए चेक करते हैं। देखिए इफ L1, L2 इज प्रेजेंट इन R, इसका मतलब क्या है, ये R वैसे हमने कौन सा कंडीशन लिया था, पैरेलल होने का। तो अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि L1 हम ये बोल रहे हैं कि L2 के साथ पैरेलल है। तो क्या आप ये अपने आप मान नहीं लेंगे कि L2 भी तो L1 के साथ पैरेलल होगा? और अगर ये पैरेलल होगा इसका मतलब L2, L1 भी तो R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू L। तो ये सिमेट्रिक होगा। तो ट्रांजिटिव आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रांजिटिव में अगर इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि पहले ये एज्यूम किए, देखिए ये हम खुद से एज्यूम करते हैं कि इफ दिस इज ट्रू एंड ट्रू देन थर्ड इज ट्रू और नॉट, वी विल चेक इट। यही बस एजम्पशन होता है कि अगर थर्ड भी ट्रू हो जाता है तो हाँ ठीक है, हमारा एजम्पशन सही है। तो देखिए इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। इफ L2, L3 बिलोंग्स टू R यानी L2 इज पैरेलल टू L3। अल्टीमेटली L1 विल बी पैरेलल टू L3। तो क्या ये भी L1, L3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? हाँ, तो ये ट्रांजिटिव है जी, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। तो ये एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क के क्वेश्चंस तो आते ही हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक और क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो M के नाम से ही आता है, लेकिन वो सुनने में बड़ा फैंसी लगता है लेकिन काफ़ी आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा क्या है, एक R दिया है रिलेशन तो पहले लिखा होना चाहिए कि रिलेशन ऐसा लिखा है A, B इस तरह से है सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B यानी उनके डिफरेंस का जो मॉड है इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ए रिलेशन है सच दैट कहाँ पे कि A और B दोनों A के एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा, तो ये देखिए एक रिलेशनशिप, हम देखते हैं कि ये मानता है या नहीं। ओके, अब चाहे तो A का जो सेट है, ये जो सेट है A, ये हमें दे सकता है कहीं भी। मान लीजिए फॉर द टाइमिंग मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि ये बिलोंग्स टू Z एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल्स टू 12।
देखिए ज़रूरी नहीं कि यही ए दिया हो, कोई भी ए दिया हो आंसर सेम आएगा। मैंने आपके समझने के लिए ये वाला बस लिखा हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, रिफ्लेक्सिव ट्राई करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ विथ द रिलेशन। तो देखिए बेसिकली अगर आप ए को ए में ही ट्राई करेंगे तो ए माइनस बी, मतलब ए और बी जो दो एलिमेंट लेंगे उनका जो डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अच्छा, अगर आप रिफ्लेक्सिव लेंगे तो आप क्या एवरी एलिमेंट विथ इटसेल्फ लेंगे ना, मतलब ए के साथ ए को ही लेंगे। अगर आप बी लेना होता A1 को A1 के साथ, B1 को B1 के साथ, इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव ट्राई करते। तो रिफ्लेक्सिव में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन नंबर्स में से मतलब 0 से लेकर 12 में से ऐसा कोई भी एक एलिमेंट उठाएं, आप उसको उसी से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और देखें कि क्या वो मल्टीपल 4 है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी लिखा होगा, मैं यहाँ पे ए और ए इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट खुद के साथ जुड़ता है, जब मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जाऊंगा तो ए और बी को लेके करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मैं इटसेल्फ के साथ ये रिलेशन ट्राई करके देख रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी एलिमेंट 0 से लेकर 12 तक लेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, ए माइनस ए, तो क्या वो 0 नहीं आएगा? और अगर वो 0 आएगा तो क्या 4 का मल्टीपल नहीं है? इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अपने साथ ये कंडीशन में मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि a कमा ए बिलोंग्स टू दिस कंडीशन ऑफ R, क्योंकि ये इस कंडीशन को मानता है। अगर मैं आपको बोलूं सिमेट्रिक a कमा बी, इफ a कमा बी बिलोंग्स टू R, ओके, तो देखते हैं a माइनस बी का जो मॉड है, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन पे a माइनस बी हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस बी अगर है, जब आप इसको उल्टा करेंगे 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज नथिंग बट 4 टाइम्स लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम नेचुरल नंबर। मैं इसको मॉड भी दे देता हूँ क्योंकि ये मल्टीपल 4 है। और अगर कोई एक नंबर मल्टीपल 4 होता है तो क्या उसका नेगेटिव भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा? जैसे मान लीजिए 16 मल्टीपल ऑफ 4 है तो नेगेटिव 16 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो जैसे a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और वैसे तो यहाँ पे मॉड लगा है, ये जो माइनस 16 में मॉड लगती है जैसे 16 हो जाएगा। अगर 16 मल्टीपल ऑफ 4 है तो माइनस 16 का मॉड यानी 16 भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। वैसे ही a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 लैम्बडा है, तो b माइनस ए भी तो 4 लैम्बडा होगा। इसका मतलब हमें लिख सकते हैं कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। तो देखिए ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए आगे देखते हैं, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, देन a कॉमा सी हैज टू बिलोंग टू R। ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों, इफ दिस देन दिस मस्ट। तो पहले हम ये वाला कंडीशन पूरा करते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो फिर क्या होगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि a माइनस बी का जो मल्टीपल है वो 4 लैम्बडा है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 है, हम ये मान चुके हैं। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि b माइनस सी का जो मल्टीपल है वो 4 लैम्बडा है, हम ये मान चुके। और हमें प्रूफ करना है कि a माइनस सी का जो मल्टीपल है वो 4 लैम्बडा है, ये हमें प्रूफ करना है। फिलहाल हमें नहीं पता, पर ये दोनों हमें पता है कि ये फैक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप 4 लैम्बडा नहीं लेके आप म्यू भी ले सकते हैं कोई, क्योंकि कोई भी एक आप वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब देखिए a माइनस बी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्बडा। प्लस माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड हटा दिया। और b माइनस सी को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो RHS में ऐड हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्बडा प्लस माइनस 4 म्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होके a माइनस सी इक्वल्स टू 4 कॉमन जाके प्लस माइनस लैम्बडा प्लस माइनस म्यू। तो क्या a माइनस सी भी यहाँ पे 4 का मल्टीपल है?
जब आप यहाँ पे प्लस माइनस को भी बाहर ले आएंगे कोई भी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, तो यहाँ पे a माइनस सी के मॉड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब a माइनस सी का जो मॉड भी है वो भी 4 इंटू समथिंग, हमें नहीं पता वो कितना है, लेकिन हमें पता है कि अगर a माइनस सी मल्टीपल 4 है तो उसका मॉड वैल्यू भी, उसका पॉजिटिव वैल्यू भी मल्टीपल 4 होगा। तो आप बोल सकते हैं कि a, c बिलोंग्स टू r। सो a माइनस c का जो मल्टीपल है फॉर लैम्डा हमने प्रूफ किया, यानी a, c बिलोंग्स टू r हमने प्रूफ किया। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हमने प्रूफ किया। तो बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया हो।